अंधी बहू की कृष्ण भक्ति। मीरा कृष्ण दीवानी थी। दिन रात कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। मीरा को कृष्ण की भक्ति करने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन मीरा मंदिर में बैठे हुए कृष्ण का जाप कर रही थी। तभी वहां पर मीरा का ससुर वीरपाल आता है और मीरा से कहता है, अरे बहू, चल के खाना खा ले, बहुत देर हो चुकी है। बस बापूजी, मैं बस ये सामान समेट कर आ रही हूँ। अरे नहीं नहीं, यह सब मत कर, मैं समेट देता हूँ सामान। चल, मैं तुझे तेरे कमरे तक छोड़ देता हूँ, तू वहां बैठकर आराम से खाना खा लियो। वीरपाल अपनी बहू को संभालते हुए उसके कमरे की ओर ले जा रहा था। दरअसल मीरा अंधी थी, उसे दिखाई नहीं देता था। तभी वहां पर वीरपाल की पत्नी विमला आती है। विमला मीरा को ताने देते हुए बोलती है, बस बस, आप तो बस इसकी सेवा पानी में लगे रहते हो। अगर थोड़ा ध्यान अपने बाकी के परिवार वालों की तरफ लगा दिए होते तो शायद घर में लड़ाई झगड़ा और कलेश ना होता। अरे क्या नजर आता है आपको इस अंधी में? तुम बहुत स्वार्थी हो विमला। तुम यह बात कैसे भूल जाती हो कि आज अगर तुम्हारे बेटे की आंखें बची हुई है तो सिर्फ और सिर्फ मीरा की वजह से। तुम्हारा बेटा मीरा की आंखों से ही यह पूरी दुनिया देख रहा है। हाँ, तो एक औरत का तो फर्ज होता है अपने पति के लिए कुर्बानी देना। अगर इसने अपने पति के लिए अपनी आँख की कुर्बानी दे दी तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। हाँ। तुम जैसे स्वार्थी लोगों के मुंह लगना ही बेकार है। इतना बोलकर वीरपाल मीरा को लेकर वहां से चला जाता है। वीरपाल मीरा को अपनी बेटी से भी बढ़कर मानता था। मीरा कहने को तो उस घर की बहू थी, लेकिन पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ वीरपाल ही मीरा की अहमियत समझता था। कुछ साल पहले वीरपाल के बेटे अर्जुन के आंखों में एसिड जाने के कारण उसकी आंखें खराब हो जाती हैं। मीरा अपने पति के लिए अपनी आंखों की कुर्बानी दे देती है। मीरा ने अपने पति को एक नई रोशनी दी और खुद अंधेरे में कृष्ण जी की भक्ति करने में लग गई। और इन सब में वीरपाल अपनी बहू को पूरा सपोर्ट किया करता था। लेकिन फिर भी परिवार के बाकी लोग मीरा को आए दिन ताना दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन विमला और अर्जुन दोनों आपस में बातचीत करते हैं। क्या करूं? मैं तो सोच रही हूँ कि जैसे तैसे मीरा को इस घर से भगाया जाए और तेरी दूसरी शादी करवा दूं, क्योंकि ये अंधी तो अब हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन ये जो तेरा बाप है ना, ये तो बस तेरी बीवी के आगे पीछे घूमता रहता है। वही तो बात है ना माँ, वैसे ही मुझे वह पसंद नहीं थी और अब तो यह अंधी हो चुकी है, अब मेरे किसी काम की नहीं है वह। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर बेटा, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा कर इस मीरा को इस घर से हमेशा के लिए भगा दूंगी और तेरे लिए एक सुंदर सुशील लड़की लेकर आऊंगी जो हमारे पूरे घर को संभाल सके अच्छे से। वीरपाल अर्जुन और अपनी पत्नी की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वह उसे समय कुछ नहीं कहता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक से वीरपाल की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा था। उसकी बिगड़ती तबीयत को देखकर मीरा को उसकी बहुत चिंता होती है। मीरा दिन रात उसकी सेवा पानी में लगी रहती है। लेकिन एक दिन वीरपाल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सभी लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां वीरपाल दम तोड़ देता है। वीरपाल की मौत से मीरा सदमे में चली जाती है। उसे बार बार अपने पिता की याद आ रही थी। वीरपाल की मौत से सबसे ज्यादा खुश विमला और अर्जुन थे। अब तो कोई मीरा को इस घर से बाहर जाने से रोक ही नहीं सकता। अब हम उसे धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे। फिर देखती हूँ कैसे कोई मेरे बेटे की दूसरी शादी नहीं होने देता। अर्जुन और विमल दोनों इस बारे में बातचीत कर रहे थे। ऐसे ही अगली सुबह एक वकील वसीयत लेकर विमला के घर आता है और विमला को वसीयत के बारे में बताते हुए कहता है, विमला जी, आप वीरपाल की धर्मपत्नी है ना? उन्होंने अपनी मौत से पहले एक वसीयत बनवा के तैयार करवाया था। वही वसीयत मैं आप लोगों को देने आया हूं। दरअसल वीरपाल ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बहू मीरा के नाम कर दी है। क्या बोल रहे हो? अरे मैं उनकी पत्नी हूँ और वैसे भी ये मीरा तो अंधी है। वो तो दिन रात भक्ति में लीन रहती है। ये क्या करेगी प्रॉपर्टी का? आप एक बार ध्यान से वसीयत को पढ़ो। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है या फिर आपने जानबूझकर कुछ गलत वसीयत बना दी है। देखिए, मेरा आपसे कोई पर्सनल कांटेक्ट तो है नहीं जो मैं यह जानबूझकर करूंगा। वीरपाल ने जो वसीयत बनवाई है वह वसीयत मैं मीरा को सौंपने के लिए आया हूं और इस घर की मालकिन सिर्फ और सिर्फ मीरा है।
यह खबर सुनकर अर्जुन और विमला को सदमा लग जाता है। उन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में वीरपाल को खूब खरी खोटी सुनाने लगते हैं। बेटा अर्जुन, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैं तो सोच रही हूँ अगर ये प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं हुई तो इस मीरा को जान से मार देते हैं। कम से कम ये हमें सुकून का काम तो देगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। इस मीरा ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। कैसे भी करके इसे अब रास्ते से हटाना ही होगा, वरना न जाने कब इसके मन में प्रॉपर्टी का लालच आ जाएगा और ये हमें इस घर से बाहर निकाल देगी। ऐसे ही एक दिन मीरा मंदिर में बैठकर कृष्ण जी का जाप कर रही थी। तभी वहां पर विमला आती है। विमला एक डंडे से मीरा के सर पर वार करती है और कहती है, एरी अंधी, तुझे आज तेरी ये पत्थर की मूर्ति नहीं बचा सकती। तेरी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। अब हम दोनों मिलकर तुझे हमेशा हमेशा के लिए तेरे भगवान के पास पहुंचा देंगे। वहां जाकर तुझे जितनी मर्जी कृष्ण की भक्ति करनी है करना। माँ जी, ये क्या कर रही है? अब भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? तेरी वजह से पूरी प्रॉपर्टी मेरे पति ने तेरे नाम कर दी है, इसलिए हम दोनों तुझे जान से मार देंगे ताकि पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। माँ जी, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। आप चाहो तो पेपर पर साइन करवा लो, लेकिन भगवान के लिए मुझे जिंदा छोड़ दो। मुझे जीना है। मुझे कृष्णा जी के लिए अपनी पूरी जिंदगी भक्ति में लगानी है। भगवान के लिए मेरे साथ ये सब मत करो। मैं तुझे तो हमेशा हमेशा के लिए अब रास्ते से हटा दूंगा। तेरे मरने के बाद वैसे भी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। इतना बोलकर अर्जुन एक खंजर निकलता है और उस खंजर से मीरा के ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी वहां पर कृष्ण जी प्रकट होते हैं। कृष्ण जी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तुम दोनों पापियों को आज मैं सजा देकर ही रहूंगा। तुमने मेरे भक्त को बहुत परेशान किया है और जो भी मेरे भक्त को परेशान करता है मैं उसे दंड आवश्यक देता हूँ। इतना बोलकर कृष्ण जी विमला और अर्जुन दोनों को अंधा कर देते हैं। उनकी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए खो जाती है। उन दोनों को अपाहिज बना देते हैं ताकि वह जिंदगी में किसी भी काम को करने के लायक ना रहे और अर्जुन की आंखों की रोशनी मीरा को दे देते हैं। मीरा की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। कृष्ण जी विमला और अर्जुन को वहां से गायब करके एक सुनसान जगह पर छोड़ देते हैं। विमला और अर्जुन को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन कहा गया है कि बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है। आज नहीं कल आपको आपके बुरे कर्म का फल जरूर मिलेगा। मनोरमा देवी बहुत खुश थी क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार था और शादी के बाद पहली बार मनोरमा देवी की बेटी पलक उसके घर आ रही थी। मनोरमा बहुत देर से अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। वे अपने घर के सभी मेंबर से पलक के आने की खुशी में पूरे घर की साफ सफाई करवा लेती है और बार बार पलक को फोन पर फोन कर रही थी। अरे बेटी, 10 बज चुके हैं, आखिर कब निकलेगी तू? राखी बांधने का भी समय होता है, मुहूर्त पर ही राखी बांधनी चाहिए। हाँ माँ, बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा काम फंस गया है तो उसे निपटा कर निकल रही हूँ। हाँ बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उनके साथ 5-10 मिनट में निकल ही रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, वैसे वह दिन याद आ गया। शादी से पहले तू अब तक अपने भाई को राखी बांध चुकी होती थी क्योंकि तुझे भूखा तो रहा नहीं जाता था, इसलिए तो अपने भाई को सुबह सुबह जल्दी उठकर जल्दी जल्दी पूजा पाठ करके उसे राखी बांध देती थी। और आज मेरी बेटी भूखी होगी। माँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। जब इंसान की सर पर जिम्मेदारियाँ बढ़ती है ना तो वे अपने आप ही बड़ा हो जाता है। और जब तक मैं आपके पास थी तब तक मैं आपकी गुड़िया थी और अब मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं इस घर की बहू हूँ, किसी की भाभी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी काफी बढ़ चुकी है और अब ना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आ रही हूँ मैं आपके पास। पलक बहुत देर से अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी। दरअसल पलक का पति महेश अपनी बहन रितिका के पास गया था राखी बंधवाने के लिए। रितिका बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। उसे पलक से बहुत जलन होती थी क्योंकि हर कोई पलक की तारीफ करता था। पलक अपने पति को फोन करती है लेकिन पलक का फोन उसकी ननद रितिका उठाती है। अरे भाभी, तुमको सब्र नहीं है क्या? अभी तक मैंने अपने भाई को राखी नहीं बांधी है और आप हो कि बार बार फोन करने लग रही हो। राखी बांध दूंगी तो भेज दूंगी भाई को, हद होती है। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वे मेरे मायके से फोन आ रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इनको कॉल करके पूछ लूं कि कब आएंगे। रहने दो, आप अच्छे से जानती हो आपको तो हजम ही नहीं हो रहा होगा।
हाँ, कि मेरा भाई मेरे पास आया है। आपको तो बस अपनी चीज ही दिखाई देती है, ये नहीं कि सुकून से हम दोनों भाई बहन रक्षाबंधन बना ले। वैसे भी पहली राखी हर औरत के जीवन में आती है, तो आप कोई अनोखी नहीं हो। इतना बोलकर वह फोन काट देती है। थोड़ी देर में पलक की माँ का फिर फोन आ जाता है। क्या हुआ पलक, आधे घंटे हो गए हैं, तुम अभी तक नहीं निकली क्या? माँ क्या बताऊं, अभी तक वे अपनी बहन के घर से वापस ही नहीं आए हैं। पहली राखी है, अकेले तो आ नहीं सकती, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तेरे भाई को तेरे ससुराल भेज देती, लेकिन तेरी पहली राखी है, तुझे ही आना होगा। और दूसरी बात, तेरे ससुराल वालों को समझना चाहिए, लेकिन अब किससे क्या ही बोलूं मैं। कोई बात नहीं माँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसे ही ये आएंगे मैं जल्दी से आ जाऊंगी आपके पास। मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है, बस मैं तैयार ही बैठी हूँ, इन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। चल ठीक है। तो वही दूसरी तरफ रितिका अपने भाई को राखी बांध देती है, जिसके बाद महेश अपनी बहन से कहता है, अच्छा भाई, अपने घर जा रहा हूँ, तेरी भाभी इंतजार कर रही होगी। आज उसकी पहली राखी है ना, उसके घर से भी बार बार फोन आ रहा है, परेशान हो जाएगी वो, मुझे जाना होगा। क्या भाई, तो अभी से ही जोरों का गुलाम बन गया? इतने दिनों बाद तो तू मेरे पास आया है, कम से कम थोड़ा रुक कर तो जा। मैंने तेरे लिए ना स्पेशल खीर बनाई है, अब ये खाकर नहीं जाएगा तो क्या फायदा उस खीर बनने का? अरे बहन, बात को समझ, राखी तो बांध दी ना, अब तेरी भाभी की बारी है, मुहूर्त भी निकला जा रहा है, बुरा लगेगा बेचारी को। कुछ तो कहती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को परेशान करते रहें। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है कि मैं परेशान कर रही हूँ तेरी बीवी को? सही है भाई, वे सारा खीर उठाकर मैं बाहर फेंक देती हूँ, क्योंकि जिसके लिए बनाई थी वे खाने को तैयार ही नहीं है, तो फायदा ही नहीं है ना उसका। यार रितिका, बच्चों वाली बातें कर रही है। चल ठीक है, ला और जल्दी से मुझे दे, खाना खाकर जाऊं। रितिका जानबूझकर अपने भाई को किसी न किसी चीज में फंसा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पलक बहुत देर से अपने पति का इंतजार कर रही थी। पलक उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाती है, तभी वहाँ पर उसकी सास आती है। उदास मत हो, मैं बहुत समझ रही हूँ तेरी दिक्कत। पहली राखी है और आज पहली राखी में तू इतना लेट हो गई है, मैं समझ रही हूँ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। माँ जी, मेरी पूरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। मेरी माँ ने तो पता नहीं कितनी बार फोन कर दिया है, सब लोग मेरा बेसब्री से वेट कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या ही बोलूं। ये दिन हर लड़की की जिंदगी में आता है, और कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं जो इस दौर से गुजर चुकी होती है और फिर भी दूसरों की ये फीलिंग को समझ नहीं पाती। अरे नहीं माँ जी, दीदी को क्या ही दोष देना, वे भी काम में लग गई होंगी। तो रुक। तभी पलक की सास अपनी बेटी को फोन लगाते ही रितिका को फटकार सुनाते हुए कहती है, तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म बची हुई है रितिका, या नहीं अपने ससुराल में बेच कर खा चुकी है। जब तेरी पहली राखी थी तब तू अपने ससुराल का सारा काम छोड़ छाड़ कर मायके आ गई थी, और जब तेरी भाभी की राखी है पहली, तो तू ससुराल का सारा काम निपटा कर अपने पति का इंतजार कर रही है, वे भी इसलिए ताकि तेरी राखी अच्छे से बन जाए। तो माँ, मैंने उनको राखी मनाने से मना किया है क्या? मना तो किया नहीं है, लेकिन मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तू मेरी बेटी है, तू कब कहाँ कौन सा गेम खेलेगी सब पता है मुझे। ये चीज जरा अपने ऊपर लेकर देख, तब पता चलेगा। पलक अपने पति का इंतजार कर रही है कि वे आएगा तो वे उसे लेकर जाएगा, फिर वे अपने भाई को राखी बांधेगी। अगर ये सब कुछ तेरे साथ हो रहा होता तो तुझे कैसा लगता? हर बहन को हमेशा रक्षाबंधन जैसे त्योहार का इंतजार होता है, और पलक के लिए तो ये सब पहली बार है ना बेटा। तो इस बात को समझने की कोशिश कर। तेरा फर्ज होना चाहिए कि तू अपने भाई को समय से घर भेज दे, ताकि तेरी भाभी का भी रक्षाबंधन अच्छे से मन जाए। त्योहार वाले दिन अगर चेहरे पर खुशी नहीं होगी तो क्या ही फायदा। बिल्कुल सही कह रही हो माँ, मेरी ही गलती है। जानबूझकर भाई को फंसाने की मैं कोशिश कर रही थी ताकि वे लेट हो जाए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाभी के लिए, मुझे माफ कर दो माँ। मैं बस 5 मिनट में भाई को घर भेज रही हूँ। रितिका को अपनी माँ की बात समझ आ जाती है और वे फटाफट अपने भाई को घर भेज देती है। इसके बाद महेश पलक को लेकर उसके मायके जाता है, जहाँ पलक की पहली राखी अपने भाइयों के साथ हंसी खुशी बनती है।